जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट हम इंडियन लोग का बहुत ही फेवरेट है, इन्वेस्टमेंट का टूल है। स्पेशली सीनियर सिटीजन लोग हैं जो एफडी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उसी के ही इंटरेस्ट के ऊपर सर्वाइव करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम एफडी और इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि आपने इतने रुपए की एफडी कराई है, एफडी पर होने वाले जो इंटरेस्ट है या कमाई है उसके ऊपर आपको किस तरह से टैक्स देना है, इन सभी के बारे में हम विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ में ही दोस्तों मैं बता दूं कि हमारी वीडियोज़ का उद्देश्य आपको कोई डराना या इस तरह से कुछ नहीं होता है। हम आपको फाइनेंशियली एजुकेट करना चाहते हैं, हम आपको रूल और रेगुलेशंस की जानकारी देना चाहते हैं ताकि आप उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करें और फ्यूचर में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो देर न करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी की लिमिट्स एंड रूल फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो दोस्तों नया साल चालू होने वाला है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो बहुत सारे बैंक्स हैं उन्होंने अपनी एफडी की रेट है वो घटा दी है, रिड्यूस कर दी है। आजकल तो बैंक है लगभग 5-1% के हिसाब से आपको एफडी का इंटरेस्ट दे रहे हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 0.5 या 1% का ज़्यादा रिटर्न दे देते हैं, लेकिन ओवरऑल है इनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम हो चुकी है। लेकिन फिर भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टर हैं हमारे सीनियर सिटीजन हैं या ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो फिर अभी भी इसी को ही प्रेफर करते हैं, एफडी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये बेटर सेफ सिक्योर है, इन्वेस्टमेंट का टूल है। इसके साथ में ही दोस्तों DICGC एक संस्था है दोस्तों, वो आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है। अगर आपका बैंक डूब जाता है या आपका जो पैसा वो जो है वो कैसे न कैसे फंस जाता है तो आपका 90 दिनों के अंदर अंदर 5 लाख रुपए तक का जो ये आपका पैसा है ये वापस मिल जाएगा आपको। अगर आप देखें शेयर मार्केट वगैरह में और कहीं पर पैसा लगाते हो तो उसमें डूबने का खतरा रहता है, लेकिन एफडी के अंदर आपको सेफ एंड सिक्योर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मिलेगी। लेकिन देयर इज ए स्पेसिफिक लिमिट। अगर एक लिमिट डिफाइन की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि आप अगर बैंकर से, पोस्ट ऑफिस से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से वो एफडी करवाते हैं और एक लिमिट से ज़्यादा करवाते हैं तो उस बैंकर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना देनी पड़ेगी। ये जो लिमिट है दोस्तों ये पर फाइनेंशियल ईयर है, मतलब एक वित्तीय वर्ष के अंदर। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 स्टार्ट होने वाला है, तो ये पर फाइनेंशियल ईयर के लिए है और पर बैंक है। अलग अलग बैंक की अलग अलग लिमिट होती है दोस्तों। एक बैंक के अंदर आपकी जितने भी ब्रांचेज हैं या उस बैंक के अंदर कहीं पर भी आप एफडी कराओगे तो वो बैंक एक ही माना जाएगा। और इन्हें जो है एसएफटी रिपोर्टिंग होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, इनके तहत ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बैंकर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मजबूरन देनी ही पड़ती है। तो पहले क्या रूल था दोस्तों? पहले जो रूल था, अगर आपने कोई एफडी बनाई 10 लाख रुपए से ज़्यादा की, चाहे वो आपने नगद में बनाई हो, चाहे आपने ऑनलाइन बनाई हो, चेक से बनाई हो या किसी भी माध्यम से बनाई हो, 10 लाख रुपए या इससे ज़्यादा की एफडी अगर आप करवाते थे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये सूचना पहुंच जाती थी। और वहीं पर अगर आपने ये एफडी नगद में कराई है, आजकल तो ये बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले क्या है 2 लाख से ज़्यादा का अगर आप नगद देकर के एफडी करवाते थे तो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है ये वहाँ पे शो कर जाती थी। और ये दोस्तों इस एफडी को टाइम डिपॉजिट बोला जाता है। जब भी आप ऑनलाइन वगैरह सर्च करेंगे तो ये टाइम डिपॉजिट के नाम से आपके वहाँ पे शो करती थी फॉर्म 26AS वगैरह में। और इसके साथ में ही अगर इन एफडीओं के ऊपर जो आपको कमाई होती है, इंटरेस्ट होता है जो भी 5%, तो वो जो आपकी इंटरेस्ट है अगर 40,000 रुपये से ज़्यादा क्रॉस कर जाता है तब ये आपका जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लगता था। और सीनियर सिटीजन के मामले में 50,000 रुपये है। और ये होने के बाद में ये रिफ्लेक्ट होता था फॉर्म 26AS में। अभी भी फॉर्म 26AS आपका चल रहा है क्योंकि AIS और TIS भी आ गया है आपका, जैसे आपको ध्यान होगा, लेकिन अभी तक तो है ये दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं। तो फॉर्म 26AS में 10 लाख से ज़्यादा की एफडी और 2 लाख से ज़्यादा की एफडी अगर आपने कैश में कराई है तो 40,000 या 50,000 से ज़्यादा का जो आपका जो इंटरेस्ट है वो होता था, तो वहाँ पे शो कर जाता था। अब दोस्तों न्यू रूल्स क्या आए हैं? जैसे कि आपको पता होगा AIS और TIS आया था, उसके बाद में आपने कितने रुपए का भी इंटरेस्ट कमाया हो एफडी के ऊपर, लेट्स सपोज आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई थी और आपको उसके ऊपर 5% का इंटरेस्ट मिलना था, तो आपके इंटरेस्ट की अमाउंट हुई दोस्तों 5,000 रुपये। ये जो अमाउंट है ये 40,000 रुपये से कम है, 50,000 रुपये से कम है, आपके फॉर्म 26AS में शो नहीं करेगी, लेकिन AIS के अंदर ये आपका अमाउंट है ये शो कर जाएगा। चाहे वहाँ पे 100 रुपये का इंटरेस्ट हो तो भी शो कर जाएगा। ये एफडी के साथ साथ में दोस्तों आपके सेविंग का ब्याज भी यहाँ पे शो कर जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? आपका कितना भी ब्याज है वो यहाँ पे शो कर जाएगा। तो आपके ब्याज
के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जा सकता है कि ये कितने रुपए की एफडी आपने करवाई है। उसके अंदर क्या होगा, बैंक का नाम भी शो होगा और आपका जो है अकाउंट का नंबर भी शो होगा कि इस अकाउंट की इस एफडी नंबर पे आपने इतने रुपए की करवाई है। तो कहने का मतलब एफडी कैन इजीली एज्यूम बाय इंटरेस्ट। अगर आपको मान लो 10,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला है और वो 5% के हिसाब से है, तो उसका इजीली वो जस्टिफाई कर सकते हैं कि कितने रुपए का आपने जो है एफडी करवा रखी है। अगर इसकी हम बात करें तो ये 2 लाख रुपए की आपकी एफडी हो जाती है। तो इस हिसाब से वो आपको कि ये देखने की टेंशन नहीं है कि 10 लाख से ऊपर है या नीचे है, वो अपने आप ही अंदाजा लगा लेंगे। और स्टिल एफडी रिपोर्टिंग इज 10 लाख रुपीज़। आज भी वही रूल है सेम। अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा की एफडी करवाते हैं, चाहे कैश करवाओ चाहे ऑनलाइन करवाओ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना पहुंच जाएगी। और नगद में करवाते हो तो 2 लाख से ज़्यादा की कोई एफडी है आपकी, तो भी इनकम टैक्स को सूचना चली जाएगी। इसके बाद में एक क्वेश्चन काफ़ी सारे लोग करते हैं, रिन्यूअल ऑफ एफडी। सर मैंने 1 लाख रुपए की कोई एफडी करवाई थी, मैंने लेट्स सपोज 10 लाख रुपए की मैंने एफडी करवाई थी, वो मैंने सर 1 साल के लिए कराई थी। अब मेरे यहाँ पे मान लो 11 लाख रुपए हो चुके हैं 1 साल के बाद में, और मैं इसको वापस से री इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि तो उसी बैंक में करते हो, उसी ही एफडी को रीन्यू करते हो। तो दोस्तों ये जो है रिपोर्टिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। रिन्यूअल ऑफ एफडी इज नॉट ए रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस, बट फिर भी उसका जो आप ब्याज कमाओगे वो तो आपका AIS TIS में शो होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ सकता है कि ये मेरा पहले का ही पैसा था, ये मेरी नई एफडी नहीं है। इसके बाद में एफडी का जो कमाई करोगे उसके ऊपर आपको कैसे टैक्स देना पड़ता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आपकी जो एफडी की आपने इन्वेस्टमेंट की है दोस्तों, वो आपकी ना तो इनकम है ना ही आपको उसके ऊपर कोई टैक्स देना है, क्योंकि वो तो आपकी कैपिटल होती है, उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया है। उसका तो सिर्फ आपको सोर्स बताना है कि आपका पैसा कहाँ से आया था। आपने 20 लाख रुपए की एफडी करा दी है तो उसके ऊपर 20 लाख रुपए के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है दोस्तों। उसके ऊपर जो आप कमाई करोगे वो बेसिकली इंटरेस्ट की कमाई होती है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है। वो भी तब देना है जब आपकी जो लिमिट है, टैक्सेबल लिमिट है, वो ज़्यादा हो जाती है। अगर मान लो आपका TDS भी उन्होंने काट लिया है, 40,000 रुपये से ज़्यादा का अगर इंटरेस्ट है तो TDS कटता है, और 50,000 रुपये सीनियर सिटीजन के मामले में है। अगर वो TDS कट गया है आपका और आपकी जो इनकम है वो लिमिट से कम है दोस्तों, लिमिट मतलब अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, नॉर्मली ये 5 लाख रुपये आप मान सकते हैं इसे, तब आपका जो TDS है आप उसको रिफंड ले सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर आपकी इनकम ज़्यादा आ रही है, आप मान के चलिए बहुत सारे जो सैलरी एम्प्लॉयड होते हैं, कोई कर्मचारी लोग हैं, वो अपने नाम से एफडी नहीं करवानी चाहिए उन्हें। अगर वो करवा देते हैं और उनकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो जो एफडी का मान लो आपको इनकम आएगी उसके ऊपर भी आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब आपको एफडी के अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं देना है, एफडी की जो इंटरेस्ट हो रही है, आपको जो इनकम हो रही है और वो भी आपकी टैक्सेबल लिमिट में ज़्यादा क्रॉस हो रही है, तब आपको टैक्स देना है। अदरवाइज 2.5 लाख या 5 लाख रुपए तक आपको एफडी के इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं देना है जब तक कि आपकी कोई और इनकम ना हो। इसके बाद में कुछ एडवाइस आपको देना चाहेंगे दोस्तों। अगर आप 1 से ज़्यादा 10 लाख से ज़्यादा की एफडी करवाना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट बैंक्स को चूज करना है। अब आपके पास मान लो 25 लाख रुपए हैं दोस्तों, तो और आपने एफडी करवानी है तो एक बैंक में कराएंगे तो 25 लाख रुपए की इन्फॉर्मेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। अगर आपने 9 लाख रुपए और एक बाकी जो बच गया वो तीसरे बैंक में जमा करवा दी तो ये तीनों ही बैंक हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं भेजेंगे, और साथ में आपका जो इंटरेस्ट है वो भी उसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। हो सकता है टीडीएस भी आपका ना कटा जाए। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप हायर टैक्स स्लैब में आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया था, अगर आप एक कर्मचारी हैं, अगर आप बैंक में या कहीं पे काम करते हैं तो आपको क्या है अपने नाम से एफडी नहीं करानी है, आपको उस अमाउंट को, उस पैसे को आगे कहीं ना कहीं आपको फॉरवर्ड करना है, टैक्स प्लानिंग करनी है। लोअर टैक्स स्लैब अगर आपकी फैमिली में किसी के नाम है तो आप उनको गिफ्ट दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों, उन व्यक्ति, आप घर पे कोई व्यक्ति है, आपके पिताजी हैं, उनको आपने गिफ्ट दे दिया अपने फादर साहब को, उनकी कोई इनकम नहीं है तो उनको 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है, साथ में उनको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिल जाता है सीनियर सिटीजन को। और फॉर लॉन्ग टर्म एफडी, अगर आपने लंबी एफडी करवानी है, सपोज 5 साल की, 10 साल की, तो आप उसको ऑटो रिन्यूअल वहाँ पे लगा दीजिए, क्योंकि आप ऑटो रिन्यूअल नहीं लगाएंगे तो आपकी रिन्यू हो जाएगी और उसके बाद में रिन्यू नहीं होगी और आपको बाद में न्यू एफडी के तौर पर वहाँ पे करवानी भी पड़ सकती है। इसलिए ऑटो रिन्यूअल करवा दिया है तो आपकी वो रिपोर्टिंग है इनकम टैक्स में बार बार नहीं जाएगी। इसके बाद में आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप इतने ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी एफडीआं करवा रहे हैं और आपकी इनकम या गवर्नमेंट को ये जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है। इसलिए आपको अपनी इनकम की जो रिटर्न है वो भी भरनी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में जस्टिफिकेशन ऑफ इनकम एंड सेविंग, जब आपने 10 लाख रुपए की एफडी करवा दी और पिछले 2 सालों में आपने 2-2 लाख रुपए की जो आईटीआर भरी है, 4 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की आपकी इनकम हुई है पिछले 2 सालों में, उससे पहले कोई इनकम नहीं थी और 10 लाख रुपए की आपने एफडी करवा दी,
तो आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ सकता है कि आपका ये पैसा है 10 लाख रुपए कहाँ से आया है। तो आपको ये सोर्स रखना पड़ेगा कि आपकी जो एफडी आपने करवाई थी वो कहाँ से आपकी आई थी, आपका खुद का पैसा था पिछला, आपको ये पैसा गिफ्ट मिला था, लोन मिला था। तो इस तरह से आपको जो है ये सारी की सारी जो प्रूफ है वो रखने हैं। इसके बाद में एक खतरनाक सेक्शन के बारे में मैं बताना चाहूँगा, सेक्शन 69 है इनकम टैक्स का, जो बात करता है अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट की। आपने जो एफडी कराई है ये इन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों, और आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि आपका पैसा कहाँ से आया था, जस्टिफिकेशन नहीं दे पाओगे, तो ये आपकी अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। और सेक्शन 69 कहता है एज पर सेक्शन 115 BBE इनकम टैक्स शैल बी कैलकुलेटेड 60% वेयर द टोटल इनकम ऑफ द सेसी इंक्लूड इनकम रेफर टू सेक्शन 69 के अंदर ऐसी कोई एफडी आपकी मिल गई जो आप बता नहीं पाए कि आप ये कहाँ से आया था पैसा, तो उसके ऊपर 60% आपको टैक्स देना पड़ सकता है। सच टैक्स रेट ऑफ 60% फर्दर इंक्रीज बाय, उसके बाद में 25% उसके ऊपर और सरचार्ज लगेगा और 10% की पेनल्टी लगेगा। तो मतलब 85% जो है आपको है उसके ऊपर टैक्स पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अब लेट्स सपोज आपने 10 लाख की एफडी कराई थी और उसको जस्टिफाई नहीं करवा पाते हो, तो 8,58,000 रुपये का आपको उसके ऊपर टैक्स पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ले जाएगा। दोस्तों ये चीज़ें जो मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये आपको एक जो फैक्ट है, जो रूल है वो मैं बता रहा हूँ। आप एफडी करवाइए, लेकिन आप अगर सिस्टम से चलते हैं, इन चीज़ों का ध्यान में रखते हैं, तो आपको इन फ्यूचर किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों एफडी और इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं और आपको समझ भी आ गए होंगे। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपका रहता है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमें मेल भी डाल सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने चाहने वालों में से शेयर कर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।